बिहार डीएलएड 2021-23 में नामांकन के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी अब काफ़ी बेचैन है कि कब मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा और कब उनके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 22 सितंबर 2021 को किया जाएगा और यह मेरिट लिस्ट औपबंधिक मेधा सूची के नाम से जानी जाती है, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इसे कहते हैं। और इसमें सारे अभ्यर्थियों का नाम उनके पूरे विवरण के साथ प्रकाशित किया जाता है और इसके साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों के आवेदन में त्रुटियां हो गई हैं उन्हें रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया जाता है। रिजेक्टेड लिस्ट का भी प्रकाशन किया जाता है। जहां जहां भी आप आवेदन करते हो और कुछ न कुछ त्रुटियां होती ही हैं तो उन सारे त्रुटियों को एक रिजेक्टेड लिस्ट में प्रकाशित किया जाता है। तो त्रुटिपूर्ण आवेदनों के सुधार के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। 22 तारीख को औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा, साथ ही साथ रिजेक्टेड लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें गलत आवेदन को डाला जाता है, तो यदि आपका आवेदन गलत हो गया है, कुछ त्रुटि हुई है तो आप उसमें सुधार करवा सकते हो। 1 सप्ताह का समय यानी कि 22 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक आपको समय दिया जाएगा। 29 तारीख को फिर आपत्ति दर्ज करने की तिथि खत्म हो जाती है और आपत्ति दर्ज करने के बाद एक बार पुनः फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का एक उदाहरण दिखा रहा हूँ। पिछले वर्ष का 2020-22 का आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है और ये साइंस का है। इसके बाद मैं आर्ट्स का भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिखा दूंगा। इसमें आपको ऊपर से समझ लेना है कि क्या क्या चीज़ें होती है। सीरियल नंबर रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, जो आपने आवेदन किया है उसका नंबर रहेगा, सब्जेक्ट इसके बाद रहेगा और एप्लीकेंट्स नेम यानी कि अभ्यर्थी का नाम, इसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, उसके बाद डिजेबिलिटी यानी कि यदि दिव्यांग है तो इसमें रहेगा यस, यदि नहीं है तो नन। सीजीपीए या फिर मार्क्स बेस्ड यानी कि सीबीएसई वाले और बिहार बोर्ड वाले दोनों का इसमें वर्णन रहता है। और फिर मैट्रिक परसेंटेज, इंटर परसेंटेज, मेधांक निकालने की विधि मैंने आप लोगों को बता दी है कि मैट्रिक और इंटर के परसेंटेज का औसत जो होता है वही मेधांक होता है। इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप जो दर्शाओगे, यदि आप इन्हें इंटर दर्शाया तो इंटर, यदि आपने ग्रेजुएशन दर्शाया तो ग्रेजुएशन रहेगा। इसके बाद पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड दिखाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें रहेंगी और इसके आधार पर आपका सारा विवरण यहाँ पे दिया जाता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। और इस लिस्ट में रोस्टर नहीं तैयार किया जाता है, रोस्टर फाइनल मेरिट लिस्ट में तैयार किया जाता है। इसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम, उनके विवरण मेधा अंक के डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार रहते हैं। आप यहाँ पे देखो कि मेधा अंक कहाँ से शुरू किया गया है। 92.1 92.1% से मेधांक शुरू किया गया। इसके बाद 90, 89, 89, 88, 87। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है सारे कैंडिडेट्स का आपको मेधांक यहाँ पे देखने को मिलेगा, उनका विवरण देखने को मिलेगा। तो यहाँ बात करें कि कुल कितने पृष्ठ हैं, तो कुल 300 पृष्ठ हैं और 300 में पृष्ठ पे आप देखो 5670 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। और इसमें वैसे कैंडिडेट्स भी आवेदन कर देते हैं जिनके निर्धारित अंक काफ़ी कम होते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका एडमिशन होने वाला है नहीं, व्यर्थ में आपका पैसा समय बर्बाद होता है। आप देखो इतने सारे कैंडिडेट्स और मात्र 100 सीट। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सारे कैंडिडेट्स का नाम उनके विवरण के साथ दिखाया जाता है। तो इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। आपको इसमें रैंक देख लेनी है अपनी कि मेरा रैंक क्या है। साथ ही साथ आपको कैटेगरी वाइज आपका स्थान भी देख लेना है। जैसे मान लो कि आप बीसी कैटेगरी से आते हो और बीसी कैटेगरी में 12% आरक्षित सीटें हैं, 12% आरक्षित सीटें हैं। और उसमें भी यदि आप मेल हो तो मेल के लिए कितनी सीटें हैं, 8, और फीमेल के लिए 4। तो 8 सीटें जो होंगी वो बीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित होंगी। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि बीसी कैंडिडेट में कौन कौन है और 12 लोग कितने मेधांक लिए हुए बैठे हुए हैं। 3 तो यहीं हो गया, 4 और एक यहाँ पे 5। फिर आगे चलेंगे, इसमें बीसी कहाँ कहाँ पे है, 5 इधर हो गया,
ये 6 हो गया, 6 6 7 8, 8 के बाद फिर 9 एक नीचे में है, यहाँ पे 9 और 8 कैंडिडेट आपको मेल दिखेंगे। टोटल 12 लेकर के चलते हैं हम, और आपको 8 दिख गए, सॉरी 9 हो गया था ना। अब यहाँ पे 10वां है, 11वां और ये 12वां। तो 59वें रैंक में आपके 12 कैंडिडेट कंप्लीट हो जाते हैं बीसी के। और इनका जो मेधा अंक है वो देखिए 81 है। तो ये 12 कैंडिडेट जो हैं ये सुरक्षित हैं। हालांकि इसमें से जब यूआर कैटेगरी बनेगा तो यूआर कैटेगरी में भी बहुत सारे बीसी वाले चले जाएंगे, तो फिर वहाँ पे बीसी का स्थान जो है वो रिक्त होगा। तो इसमें और ज़्यादा पीछे हम जा सकते हैं, 20 तक हम जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि 20वां कैंडिडेट जो है वो इधर आकर के मिल जाएगा आपको। ये मान लीजिए 108वें रैंक पर 20वां कैंडिडेट है। तो इसका मेधांक क्या है? इसका मेधांक है 79%, यानी कि 79% बीसी का कट ऑफ जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट से 79% बीसी का कट ऑफ जाएगा। 79% के एबव आपका है तो आपका एडमिशन प्रथम चयन सूची से हो जाएगा, अन्यथा फिर आपको दूसरे सूची वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपको इसी प्रकार से अपने बारे में देख लेना है कि आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, और उसके हाई जाने के पीछे का कारण है कि सीबीएसई वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका परसेंटेज काफ़ी हाई होता है। और आप देखोगे तो अधिकतर आपको शुरुआत में सीजीपीए वाले मिलेंगे। अब मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देखोगे तो सीजीपीए यहाँ पे 1 मार्क्स मिला, बाकी सीजीपीए, फिर दूसरा मार्क्स सीजीपीए, फिर मार्क्स वाले आ गए। जो मार्क्स वाले कैंडिडेट होंगे वो बिहार बोर्ड वाले होंगे, जो सीजीपीए वाले होंगे वो सीबीएसई वाले होंगे। तो ज़्यादातर आपको सीजीपीए वाले देखने को मिलेंगे। इधर भी आप देख लो, दूसरे पेज में भी तो सीजीपीए ज़्यादातर आपको कैंडिडेट्स जो हैं वो सीजीपीए वाले ही देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है, और जो कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो पिछड़ जाते हैं। अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 6 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा, और यह अंतिम मेधा सूची होगी। इसके बाद कहीं कोई सुधार वगैरह करवाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसमें जो अभ्यर्थी आ जाते हैं उन्हीं का फिर एडमिशन होता है। यह सूची जो है एक जनरल कैटेगरी के अनुसार, उसके साथ साथ जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उसके अनुसार भी प्रकाशित की जाती है। अब इसमें आपको अपना रैंक देख लेना है। यदि आपका रैंक उस लेवल में है कि जहां तक आपकी सीट उस कॉलेज के अनुसार बनती है तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना रहती है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए यदि किसी कॉलेज में 100 सीट है, ठीक है, तो 100 सीट में मैंने रोस्टर आपको समझा दिया था। रोस्टर वाले इस वीडियो को यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुल कितने सीट कैटेगरी वाइज हैं और कितनी सीटें अनारक्षित हैं, खुली सीटें कितनी हैं। और उस कॉलेज में जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन हुआ है, आप हाईएस्ट मेरिट को देखेंगे और हाईएस्ट मेरिट से धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको ये देखना है कि आपके ऊपर कितने लोग हैं रिजर्व कैटेगरी के, और उस कैटेगरी में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं। सपोज दैट यदि आप बीसी कैटेगरी में आते हो तो बीसी कैटेगरी में 12% सीटें रिजर्व हैं, और कॉलेज में यदि 100 सीट है, साइंस में 100 सीट है, तो साइंस में 12 स्टूडेंट जो बीसी कैटेगरी के होंगे टॉप के, उनका एडमिशन निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो यदि आपका नाम उन 12 के अंदर है तब आपका एडमिशन होना है। यदि 12 के नीचे है तब फिर ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। अगर उन टॉप के 12 स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया तब फिर वो जो सीट है वह रिक्त रह जाती है, और फिर जब द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन किया जाता है तब आप वहां उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आपको अपनी रैंक देख लेनी है कि आप कितने रैंक पर हो, और इसीलिए जनरल कैटेगरी के साथ साथ जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले
कैंडिडेट्स होते हैं उनकी मेधा सूची का प्रकाशन भी अलग से किया जाता है। बात करें कि प्रथम नामांकन चयन सूची का प्रकाशन कब किया जाएगा, तो इसका प्रकाशन 9 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा और इसमें जितने भी अभ्यर्थी शामिल होंगे उनके ईमेल आईडी पर, साथ ही साथ उनके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा उन्हें सूचना भेजी जाएगी कि आपका नाम जो है चयन सूची में आ गया है, आप इस निर्धारित तिथि को आकर के एडमिशन ले लें। जनरली 1 सप्ताह का समय सारे अभ्यर्थियों को दिया जाता है नामांकन लेने के लिए। नामांकन के क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना होता है। तो प्रथम चयन सूची से जब रिक्त सीटें बच जाती हैं, अगर मान लिया जाए कि 100 सीटों पर 50 सीट पर ही एडमिशन हो पाए, 50 सीट रिक्त रह गए, तो जिस कैटेगरी में जो सीटें रिक्त रही हैं उस कैटेगरी के अनुसार फिर से द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन किया जाता है और इस द्वितीय चयन सूची में उसके पीछे जो कैंडिडेट्स बचे हुए थे उन्हें टॉप से सिलेक्ट किया जाता है। और इसके बाद भी यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तब फिर काउंसलिंग के लिए छात्रों को बुलाया जाता है। रिक्त सीटों के अनुसार ही काउंसलिंग के लिए परसेंटेज के आधार पर छात्रों को बुला लिया जाता है कि इस कैटेगरी में इतने % से लेकर कितने % तक के कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए आना है। काउंसलिंग में भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होता है और आपको 2 प्रति में फ़ोल्डर वहां जमा कराना होता है। यदि काउंसलिंग के बाद आपका नाम जो है चयन सूची में आ जाता है तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है। अगर काउंसलिंग के बाद आप पिछड़ जाते हो और आपके पहले ही जो सीटें हैं वो फुल हो जाती हैं तो फिर वैसी स्थिति में भी आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से आपके एडमिशन की प्रक्रिया होती है।